नमस्कार मित्रों, एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय का हिंदी में आज यह तीसरा अध्याय है। हिंदी के दो पहले वाले अध्याय पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें चैनल लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अंग्रेजी में चाहिए तो चैनल लिस्ट में सभी वीडियोस अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम तक हम तक जरूर पहुंचाइए। तो आज हम पढ़ेंगे घूर्णन तथा परिभ्रमण। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं। पहली गति है घूर्णन और दूसरी गति है परिभ्रमण। अब प्रश्न यह है कि सामान्य व्यक्ति यह कैसे समझ सकता है कि कौन सी गति को हम घूर्णन गति कहेंगे और किस प्रकार की गति को हम परिभ्रमण गति कहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि घूर्णन गति हम किसे कहते हैं। मित्रों, जब कोई भी वस्तु स्वयं पर स्थित किसी केंद्र बिंदु के सहारे स्वयं का चक्कर करती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर दो अक्ष हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को काल्पनिक रेखा के माध्यम से मिला देने पर जब पृथ्वी इन दो अक्षों के सहारे स्वयं का चक्कर लगाती है तो हम पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की यही घूर्णन गति दैनिक गति भी कहलाती है। इसी गति के माध्यम से हम पृथ्वी पर दिन तथा रात का अनुभव करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी का यही झुकाव मौसमी बदलाव का कारण बनता है। हम सभी ये भी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षीय तल के सहारे 66.5 अंश का कोण बनाती है। अब हम देख लेते हैं कि अक्षीय तल किसे कहते हैं और उसके बाद अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, हम यहां चित्र में देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के दो ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव दिए गए हैं, जिसे हम एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से मिला देते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी की यही गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कक्षीय तल। कक्षीय तल को हम अंग्रेजी में ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। कक्षीय तल से सामान्य तात्पर्य यह है कि सौरमंडल में स्थित सभी प्रकार के ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जब ये परिक्रमा करते हैं तो एक तस्तरीनुमा प्लेट का निर्माण कर देते हैं। इसी तस्तरीनुमा प्लेट को जब हम क्षैतिज रूप में रख देते हैं तो यही काल्पनिक तल कक्षीय तल के नाम से जानी जाती है। चित्र में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि लाल रंग की पट्टी कक्षीय तल है जो कि पृथ्वी के बिल्कुल क्षैतिज है, जबकि पीले रंग की पट्टी भूमध्य रेखीय तल है जो कि झुकाव के साथ झुकी हुई है। इसी कक्षीय तल तथा भूमध्य रेखीय तल के भी मध्य का कोण हम 23.5 डिग्री मानते हैं। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर एक क्षैतिज तथा लंबवत रेखा दी गई है। लंबवत रेखा के सहारे जो कोण बन रहा है वही पृथ्वी का झुकाव कोण है जो कि 23.5 अंश है, जबकि कक्षीय तल के सहारे बना कोण 66.5 अंश है। मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या रोशनी का घेरा किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यही घूर्णन पृथ्वी पर दिन तथा रात के होने का कारण बनती है। जिस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ता है वहां पर दिन का अनुभव होता है, परंतु उसके पीछे वाले भाग पर हमें अंधेरा अर्थात रात्रि का अनुभव होता है। तो दिन वाले भाग तथा रात वाले भाग को एक
काल्पनिक रेखा एक दूसरे से अलग करती है। यही काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या रोशनी के घेरे के नाम से जानी जाती है। चित्र में हम आसानी से देख पा रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर पड़ रहा है वह भाग कम गहरे रंग का है, अर्थात उजाले में स्थित है, जबकि वो भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा वह अंधेरे जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस उजाले और उस अंधेरे वाले भाग को अलग करने वाली एक रेखा दी गई है जो कि पीले रंग की रेखा से दर्शाई गई है। यह पीले रंग की रेखा ही वास्तव में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी का परिभ्रमण किसे कहते हैं। परिभ्रमण आप शब्द के माध्यम से ही समझ सकते हैं। परि तथा भ्रमण, परि अर्थात किसी दूसरे का, भ्रमण अर्थात चक्कर लगाना। यानी एक वस्तु जब किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाती है तो उस स्थिति को हम परिभ्रमण कहते हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाती है तो हम पृथ्वी के इस गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। यहाँ पर जान लेना यह बिल्कुल आवश्यक है कि पृथ्वी का घूर्णन तथा परिभ्रमण दोनों एक साथ ही चलता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वर्ष अर्थात 365 दिन 6 घंटे में लगा लेती है। पृथ्वी की यह गति वार्षिक गति कहलाती है। अब मित्रों, जो 6 घंटे का समय बच जाता है, 4 साल में यही 6 घंटे का समय एक दिन में बदल जाता है और एक यही दिन फरवरी माह में जुड़ जाता है, जिससे हमें प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का मिलता है। जिस वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है हम उसे लीप ईयर कहते हैं। आपको यह बिल्कुल जान लेना आवश्यक है कि पृथ्वी चक्रण या घूर्णन के दौरान उसकी झुकाव स्थिति स्वयं एक समान बनी रहती है, अर्थात वह अपने झुकाव की स्थिति नहीं बदलती। चित्र में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि पृथ्वी जब स्वयं का चक्कर लगा रही है तो उसे हम घूर्णन गति कह रहे हैं, लेकिन जब किसी निश्चित पथ का पालन करते हुए पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी के इस प्रकार की गति को हम परिभ्रमण गति कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर मौसमी बदलाव किस कारण होता है। मित्रों, जिस प्रकार घूर्णन गति पृथ्वी पर दिन रात के होने का कारण दिखाता है, उसी प्रकार पृथ्वी की परिभ्रमण गति तथा उसकी विशेष प्रकार की स्थितियां पृथ्वी पर मौसमी बदलाव का कारण बनती हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का झुकाव तो एक तरफ रहता है, लेकिन अपने पथ पर पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां ही पृथ्वी पर मौसमी बदलावों को जन्म देती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर भी घूमती है। अब हम देख लेते हैं कि घूमने के दौरान पृथ्वी की कौन कौन सी स्थितियों में पृथ्वी पर कौन कौन से मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बहुत ही आवश्यक हैं। हम देख लेते हैं कि 21 जून को सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा पर एकदम सीधी रेखा की तरह पड़ता है। ऐसी स्थिति में कर्क रेखा पर हमें अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे अधिक ऊष्मा का अवशोषण होता है और वो भाग बहुत ज़्यादा गर्म होता है
तथा वहां पर प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में आर्कटिक वृत्त के ऊपर अर्थात ध्रुवों की तरफ उत्तरी ध्रुव वाला भाग ज्यादा दिन का अनुभव करता है तथा यहां पर लगभग 6 वर्ष दिन का अनुभव किया जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति यह होती है कि यहां पर 6 महीने रात का समय होता है। उत्तरी गोलार्ध में जहां गर्मी का मौसम होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी का मौसम इस स्थिति में पाया जाता है। इस स्थिति को, पृथ्वी के इस स्थिति को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़े तथा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम हो, तो पृथ्वी की इस स्थिति को हम समर सोलिस्टिक अथवा ग्रीष्म अयनांश कहते हैं। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी दूसरी स्थिति में कैसा व्यवहार दिखलाती है। 22 दिसंबर को यही स्थिति आपको मकर रेखा पर देखने को मिलेगी। अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य की रेखा मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में हमें दिन का अनुभव होगा तथा वही उत्तरी गोलार्ध में रात्रि, ध्रुवों पर 6 महीने रात का अनुभव किया जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जहां ग्रीष्म ऋतु होगी, तो वही उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। अब ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी और रात की अवधि छोटी हो जाएगी। तो मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत पड़ने की ऐसी स्थिति में पृथ्वी की इस स्थिति को हम विंटर सोलिस्टिस अथवा शीत अयनांश कहते हैं। मित्रों, अब कुछ ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं जब सूर्य की रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो हम पाते हैं कि ना तो उत्तरी गोलार्ध में दिन तथा रात के समय में अंतर होगा और ना ही दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात के समय में अंतर होगा। अर्थात जब भी सूर्य की रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात्रि का समय एक समान होगा। पृथ्वी पर ऐसी स्थिति 21 मार्च तथा 23 सितंबर को बनती है। पृथ्वी की इस स्थिति को हम इक्विनॉक्स या विषुव स्थिति कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले मौसमी बदलाव को हम चित्र के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध अर्थात उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन का अनुभव होता है तथा इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। वहीं जब 22 दिसंबर को यह स्थिति जब मकर रेखा के साथ पाई जाती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन का अनुभव होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में हमें स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा विपरीत दिखाई पड़ती है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में उस समय सर्दी का मौसम पाया जाता है। भारत में भी आप यह अनुभव कर पाते हैं कि दिसंबर जनवरी के महीने में हमें सर्दी का अनुभव होता है। दो स्थितियां ऐसी है जहां पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में दोनों गोलार्धों में दिन तथा रात की स्थिति बिल्कुल समान पाई जाती है और इस स्थिति में पतझड़ का समय होता है। पतझड़ एक ऐसी स्थिति है जहां पर वृक्ष अपनी टहनियां तथा पत्तों को गिराती है। ऐसी स्थिति पतझड़ की स्थिति कहलाती है और यह स्थिति हमें प्रायः 21 मार्च और 23 सितंबर को देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आती है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइए
और वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।